हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर पढ़ेंगे क्योंकि ये जो चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं ये 11th क्लास बिजनेस स्टडी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। 12th के स्टूडेंट्स के लिए भी है और जो भी कॉमर्स में थोड़ा भी इंटरेस्ट रखते हैं उन सभी लोगों को ये चैप्टर अच्छे से समझना चाहिए और जानना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आज का हम लोगों ने टॉपिक लिया है वो लिया है व्यवसायिक वित्त के स्रोत, यानी कि सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस। व्यवसाय में ये जो वित्त है यानी फाइनेंस है, इसके क्या स्रोत होते हैं, बिजनेस में कहाँ से आता है। और सबसे पहले तो ये हम लोग समझ लें कि जो बिजनेस फाइनेंस है यानी कि व्यवसायिक वित्त है, ये होता क्या है। देखिए, कोई भी व्यवसाय करने के लिए छोटा बड़ा एकल व्यवसाय, सोल ट्रेड हो, पार्टनरशिप हो, कंपनी हो, किसी भी टाइप का हमको बिजनेस करना है तो उसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज होती है, सारा कुछ है, सारे हमारे पास रिसोर्सेस हैं, लेकिन अगर फाइनेंस नहीं है तो हम बिजनेस नहीं कर सकते। यानी कि बिजनेस में फाइनेंस का वही रोल होता है जैसे एक पूरा शरीर है और इसमें से ब्लड आप निकाल दो तो ये शरीर वर्क कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। उसी प्रकार से किसी भी व्यवसाय के लिए, किसी भी बिजनेस के लिए जो फाइनेंस है, वित्त है, उसकी वही भूमिका होती है जो हमारी बॉडी में ब्लड का यानी कि रक्त का होता है। यानी बिना फाइनेंस के कोई भी व्यवसाय का संचालन नहीं हो सकता। सिंपल भाषा में समझिए, अगर हमें बिजनेस की स्थापना करनी है, व्यवसाय की स्थापना करनी है, तो स्टार्टिंग में भी व्यवसाय की स्थापना करने के लिए कुछ स्थायी संपत्तियां, कुछ कच्चा माल, मशीनरी, फर्नीचर्स, ये सभी कुछ एकत्र करने के लिए हमें बड़ी मात्रा में वित्त की यानी फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। सेकंड थिंग है कि अगर मान लीजिए कि आपने कोई बिजनेस स्टार्ट कर दिया है, बिजनेस आपका ऑलरेडी चल रहा है, तब पर भी जो डे बाय डे के जो खर्चे होते हैं उनको कहाँ से आप पूरा करोगे, उसके लिए भी तो फाइनेंस चाहिए ही होता है। अगर कोई सोचता है कि नहीं, मेरा तो बिजनेस बड़ा अच्छा चल रहा है, अब उसका मुझे और इसकी ब्रांच खोलना डालनी है, इसकी जगह जगह शाखाएं डालनी है, उसके लिए भी बड़ी मात्रा में हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है। तो ये जो बिजनेस फाइनेंस है, व्यवसायिक वित्त है, अभी आप समझ गए होंगे कि व्यवसाय में कितना इम्पोर्टेंट है ये वित्त, यानी कि बिजनेस में फाइनेंस कितना इम्पोर्टेंट है। बिना फाइनेंस का तो हम छोटे से छोटा भी व्यवसाय हो, कोई सोल ट्रेड में भी छोटे से छोटा व्यवसाय हो, उसकी भी स्थापना नहीं कर सकते। हाँ, व्यवसाय के स्वरूप के अकॉर्डिंग पूंजी की मात्रा, वित्त की मात्रा कम अधिक हो सकती है, लेकिन बिना वित्त के कोई भी व्यवसाय संचालित नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे हमने कुछ परिभाषाएं ली हुई हैं, उसको भी एक्सप्लेन करती हूँ। पहले एक मैंने लिया है, डेफिनेशन लिया है FW पेज की। ये कहते हैं, वित्त से आशय मुद्रा को उस समय उपलब्ध कराने से है जबकि उसकी आवश्यकता हो। यानी कि बिजनेस में जिस टाइम फाइनेंस की नीड हो, उस वक्त उस आवश्यकता की पूर्ति जो करे उसी को वित्त ये कह रहे हैं। या दूसरे शब्दों में कहें तो व्यवसायिक वित्त एक पूरी प्रक्रिया है। व्यवसायिक वित्त एक प्रक्रिया है जो यह बताती है कि व्यवसायिक क्रियाओं को पूरा करने के लिए किस प्रकार से धन जुटाया जाए। यानी कि जो व्यवसायिक वित्त है यानी कि बिजनेस फाइनेंस है, ये पूरा एक प्रोसेस है। ये बताता है कि बिजनेस में जब भी हमें फाइनेंस की आवश्यकता होती है, जब जब पूंजी की आवश्यकता होती है, तो किन किन माध्यम से, किन किन संसाधनों से हम इसकी पूर्ति कर सकते हैं और किन किन मदों पर उसे व्यय किया जाना चाहिए। जितना इम्पोर्टेंट ये है कि बिजनेस के लिए हम फाइनेंस की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, व्यवसायिक वित्त की व्यवस्था कहाँ से करेंगे, उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उसके एक एक यूनिट को सही ढंग से व्यय किया जाए। यानी कि बिजनेस में कुछ भी अननेसेसरी खर्च नहीं किया जाना चाहिए। उसका एक एक, उसकी मुद्रा की एक एक इकाई का, फाइनेंस के एक एक यूनिट का, उसका अच्छी प्रकार से, भली प्रकार से यूज होना चाहिए ताकि सीमित वित्तीय संसाधनों में अधिकतम लाभ प्राप्त किया जा सके। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो हमारे पास जितने रिसोर्स हैं उसमें हम अधिकतम लाभ नहीं कमा पाएंगे। देखिए, प्रत्येक व्यवसायी यही चाहता है
कि वो कम से कम इन्वेस्टमेंट करके अधिक से अधिक लाभ कमाए। तो इसलिए बिजनेस में वित्त का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। फिर भी और अच्छे से इसको समझते हैं कि व्यवसाय में इसकी क्या और आवश्यकता है। तो यहाँ पे मैंने 3 पॉइंट्स लिए हैं। नंबर 1, स्थायी संपत्तियों के लिए और दैनिक खर्चों के लिए। जब व्यवसाय की स्थापना करते हैं तो या किसी कंपनी की स्थापना होती है तो उस वक्त बड़ी मात्रा में स्थायी संपत्तियों की व्यवस्था करनी होती है, स्थायी संपत्तियों की स्थापना करनी होती है, उनको क्रय करना होता है, जिसके लिए कि बहुत बड़ी मात्रा में हमें वित्त फाइनेंस की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ सिर्फ स्थायी संपत्तियां यानी कि जो फिक्स असेट्स हैं सिर्फ उनके ऊपर ही नहीं खर्च करना पड़ता है, उसके साथ ही साथ जो डेली रूटीन के जो हमारे वर्क है बिजनेस में उसके लिए भी फाइनेंस की नीड पड़ती है। इसके साथ ही कार्यशील पूंजी, अगर व्यवसाय इस प्रकार का है कि जिसमें जो वस्तु का उत्पादन करने में एक लंबा पूरा प्रोसेस लगता है तो उसे उसके लिए वर्किंग कैपिटल की भी आवश्यकता पड़ती है। थर्ड पॉइंट लिया है कि कंपनी की वृद्धि और विस्तार, आपने स्थापना कर ली, स्थायी संपत्तियां बना ली, डेली रूटीन के लिए पूंजी यानी वित्त की फाइनेंस की व्यवस्था कर रखी है आपने, उसके साथ ही साथ आपके उत्पादन के लिए भी, व्यवसाय में जो उत्पादन करना है उसके लिए भी आपके पास वर्किंग कैपिटल है। लेकिन इतने से ही व्यवसायी संतुष्ट नहीं होता, उसका जब बिजनेस चलने लगता है तो पहले तो बिजनेस की हम स्थापना करते हैं, स्थापना करने के साथ साथ देखते हैं कि हमारा ये बिजनेस अच्छा आउटपुट देने लग जाए, उसमें हम इतना इन्वेस्टमेंट करें, इतनी मेहनत करें, हार्डवर्क करें, बाकी इतने रिसोर्सेज लगाएं कि उससे अच्छा आउटपुट आने लगे। और जब वो बिजनेस एक बार अच्छे से चल पड़ता है, उसके आउटपुट अच्छे आने लगते हैं, फिर क्या चाहिए होता है, फिर उसका और विकास करना होता है, उसको और ब्रॉड करना चाहते हैं, उसकी ब्रांचेस खोलना चाहते हैं। उसका अगर वो एक स्टेट में काम कर रहा है तो हम लोग चाहते हैं कि वो एक राज्य से निकल के वो एक पूरे देश में काम करे, उसका कार्य क्षेत्र हो जाए। अगर एक कंट्री के लिए वो कार्य कर रहा है तो फिर चाहते हैं कि आउट ऑफ कंट्री भी उसके जो काम है वो स्टार्ट हो जाए। तो उसके लिए कंपनी की वृद्धि और विस्तार के लिए, ग्रोथ और एक्सपेंशन के लिए भी हमें बड़ी मात्रा में बिजनेस फाइनेंस की नीड पड़ती है। ये तो मैंने आपको बताया कि बिजनेस फाइनेंस होता क्या है और इसकी क्या आवश्यकताएं हैं। अब ये जो हमें बिजनेस में फाइनेंस की आवश्यकता होती है, इसकी पूर्ति हम किस प्रकार से कर सकते हैं, ये कितने प्रकार के व्यवसाय में कितने प्रकार के व्यवसायिक वित्त की हमें आवश्यकता होती है। तो सिंपली व्यवसाय में 3 प्रकार के वित्त की आवश्यकता होती है, एक दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन। ये तीनों प्रकार के वित्त हैं जिनकी आवश्यकता एक व्यवसायी को, एक कंपनी को पड़ती है। यानी कि जो दीर्घकालीन वित्त है ये लंबी अवधि के लिए, जैसे कि 10 वर्ष या उससे अधिक की अवधि के लिए जब व्यवसायी को वित्त की आवश्यकता होती है, फाइनेंस की आवश्यकता होती है, यानी कि मोर देन 10 ईयर्स के लिए होता है, तो उसे हम लोग बोलते हैं दीर्घकालीन वित्त। मध्यकालीन क्या होता है, जब मोर देन 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अवधि के लिए चाहिए होता है तो उसे मध्यकालीन वित्त कहते हैं। और जब 1 वर्ष या उससे भी कम अवधि के लिए, कुछ मंथ्स के लिए अगर बिजनेस में फाइनेंस की आवश्यकता होती है तो उसे हम लोग अल्पकालीन वित्त कहते हैं। अब ये जो तीनों टाइप के मैंने बताए, इन सबके रिसोर्सेस क्या हैं, इन सबकी पूर्ति कैसे होती है, चलिए अब इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, व्यवसायिक वित्त के स्रोत को 3 भागों में बांटा गया है, बताया भी मैंने कि दीर्घकालीन यानी कि लॉन्ग टर्म, मध्यकालीन मिडिल टर्म, अल्पकालीन यानी कि शॉर्ट टर्म। तो इसमें मैंने सबसे पहले जो लिया है वो दीर्घकालीन वित्त यानी लॉन्ग टर्म फाइनेंस ये लिया है। इसकी पूर्ति यानी कि इसके रिसोर्सेस क्या क्या होते हैं, इसके स्रोत क्या है, कहाँ से इस कोई कंपनी दीर्घकालीन वित्त की, लॉन्ग टर्म फाइनेंस की पूर्ति करती है। लॉन्ग टर्म मैंने पहले ही बताया है कि ये ऐसे वित्त होते हैं जिस का जो टाइमिंग के अगर अकॉर्डिंग देखें तो ये 10 वर्ष या उससे अधिक के लिए, मोर देन 10 ईयर्स के लिए जो कंपनी को या किसी बिजनेस को जो फाइनेंस चाहिए होता है उसे हम लोग दीर्घकालीन वित्त यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस कहते हैं। इसकी पूर्ति कोई कंपनी
समतांश यानी इक्विटी शेयर्स के माध्यम से कर सकती है। ये इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं? देखिए, जो कंपनी होती है उसकी जो उसके पूंजी एकत्र करने का जो सबसे महत्वपूर्ण उसके पास साधन है, ये समता अंश होते हैं। ये अंश यानी ये जो इक्विटी शेयर्स है, इसको साधारण अंश सिंपल शेयर्स भी कहा जाता है। इसके जो अंशधारी होते हैं, जो शेयर होल्डर्स होते हैं, इनको लाभ में जो हिस्सा दिया जाता है वो पूर्वाधिकार अंशधारियों को देने के बाद दिया जाता है। इनका ये जो समता अंशधारी होते हैं, ये कंपनी के साधारण अंशधारी होते हैं, सिंपल शेयर होल्डर होते हैं, इसलिए इनके जो लाभ की दर होती है वो भी निर्धारित नहीं होती है, लेकिन इनको कंपनी के संचालन में वोटिंग वगैरह करने का अधिकार प्राप्त होता है। डिटेल में दूसरे वीडियो में देखेंगे, जिसमें मैं सिर्फ अंशों के बारे में बताऊंगी, आप मेरे दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। यहाँ पे भी हम सिर्फ दीर्घकालीन वित्त की बात कर रहे हैं कि किन किन माध्यम से मिलता है। तो जो पहला है समता अंश इक्विटी शेयर्स जानते ही हैं, कंपनी के जो टोटल कैपिटल होता है, टोटल पूंजी होती है, उसको उस छोटे छोटे भागों में जब बांट दिया जाता है तो वही एक अंश यानी एक शेयर होता है। ये पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं? ये प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं। इसके धारक को यानी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कंपनी को जब भी लाभ होगा तो उसमें लाभ में पहले लाभांश पाने का पहले अधिकार होता है, इसीलिए तो इन्हें पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर्स कहते हैं। इनको कंपनी के प्रॉफिट होने पे कितने परसेंट के हिसाब से इनको डिविडेंड मिलेगा, लाभांश मिलेगा, ये भी पहले से ही निर्धारित होता है, ये भी फिक्स होता है, लेकिन ये किसी कंपनी के कार्य में संचालन में भाग नहीं ले सकते। ये जो पूर्वाधिकार अंशधारी और समता अंशधारी हैं, जब कभी कंपनी का अगर इनके समापन हो गया तब भी ये पूर्वाधिकार अंशधारियों का जो इनका जो शेयर्स है पहले इनको रिटर्न किया जाता है, उसके बाद ही समता अंश यानी इक्विटी शेयर्स होल्डर्स को उनका पैसा रिटर्न किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं ऋण पत्र और बॉन्ड्स। जब कभी कंपनी अंशों के माध्यम से पर्याप्त मात्रा में पूंजी एकत्र नहीं कर पाती है या कंपनी कार्यशील पूंजी वर्किंग कैपिटल की स्कोर नीड पड़ती है जो कि उसकी शेयर से कंप्लीट नहीं होती है, तब कंपनी ऋण पत्रों के माध्यम से यानी कि डिबेंचर्स या बॉन्ड्स के माध्यम से वो वर्किंग कैपिटल की व्यवस्था करती है। ये ऋण पत्र हैं क्या? ये डिबेंचर्स क्या होते हैं? कंपनी के द्वारा जो कंपनी ने इनका भी सब कुछ शेयर्स के जैसा ही होता है, जैसे शेयर्स का हम लोग इशू करते हैं उसी तरह से इनको भी इशू करते हैं, लेकिन ये ऋण पत्र कंपनी को हमने ऋण दिया है, लोन दिया है, उसका एक ये सर्टिफिकेट होता है, उसका एक प्रमाण पत्र होता है जो कि कंपनी की तरफ से उसके ऋणदाता यानी कि जो उसके डिबेंचर होल्डर्स होते हैं उनको दिया जाता है। देखिए, ये जो ऋण पत्र है ये भी कंपनी का, इस पे भी कंपनी का उसकी सील, उसकी मुहर, सार्वमुद्रा वगैरह लगी होती है और एक प्रमाण होता है, ये सर्टिफिकेट आपके पास है तो कि आपने कंपनी को ऋण दिया है। देखिए, ये ऋण पत्र पूर्वाधिकार अंशों की तरह ही पूर्वाधिकार अंश भी कई प्रकार के होते हैं, उसी प्रकार से ऋण पत्र भी कई प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो शोधनीय ऋण पत्र होते हैं यानी कि ऐसे ऋण पत्र जिनको कि कंपनी के जीवन काल में उनका पैसा आफ्टर 10 ईयर्स 15 ईयर्स उनका पैसा 5 ईयर्स रिटर्न किया जाएगा, अगर ऐसा पहले ही लिखा हुआ है, ऐसे उनके रूल रेगुलेशन में है, तो उनको छोड़ के बाकी अन्य सभी ऋण पत्रधारियों को वो कंपनी के जीवन काल में सामान्यतः जनरली ऐसे तो हर प्रकार के ऋण पत्र हैं तो उनका पैसा रिटर्न नहीं करना होता है, बल्कि ऋण पत्रधारियों को, डिबेंचर्स होल्डर को एक फिक्स रेट से उनको ब्याज यानी कि इंटरेस्ट मिलता है। शेयर होल्डर्स को डिविडेंड मिलता है यानी कि वो कंपनी के वो शेयर होल्डर हो जाते हैं, कंपनी के हिस्सेदार हो जाते हैं, इसलिए समता अंशधारी और पूर्वाधिकार अंशधारी इनको डिविडेंड मिलता है, लाभ में हिस्सा मिलता है। जबकि ऋण पत्रधारी बॉन्ड्स ये जो होते हैं ये इन्होंने कंपनी को ऋण दिया है तो लोन दिया है, इसलिए इनको कंपनी की तरफ से क्या मिलता है? इनको कंपनी की तरफ से इंटरेस्ट यानी कि ब्याज मिलता है। नेक्स्ट और है लाभों का पुनर्नियोजन, प्लॉइंग बैक टू प्रॉफिट और रिलेटेड प्रॉफिट्स। मीन्स ये क्या है?
कभी कभी कंपनी क्या करती है कि उसको जो लाभ होता है उसका लाभ का वितरण न करके, यानी जो उसे प्रॉफिट हो रहा है उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करके वो क्या करती है कि उसका एक बड़ा हिस्सा फिर से बिजनेस में इन्वेस्ट कर देती है, बिजनेस का अच्छे से संचालन करने के लिए, उसका विस्तार करने के लिए। उसी को कहते हैं लाभों का पुनर्नियोजन। यानी प्रॉफिट हुआ, उसको फिर से उसी बिजनेस में, फिर से उसको उसका एक बड़ा हिस्सा प्रॉफिट का उसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया। जनरली क्या होता है कि कंपनी प्रॉफिट होता है तो अपने सारे खर्चे निकालने के बाद कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को उनको डिविडेंड के रूप में उसको उसको वितरित करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है। लेकिन कभी कभी उसको डिस्ट्रीब्यूट ना करके उसका फिर से कंपनी का विकास करने के लिए, उसका डेवलपमेंट के लिए, उसकी कार्य को और अच्छे से चलाने के लिए उसमें उसको पुनर्नियोजित कर दिया जाता है। इसके अलावा जब कभी कंपनी अगर इन सारे सोर्सों से उसकी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो रही है, उसकी जो उसके वित्त की जो आवश्यकता है, उसकी जो फाइनेंस की नीड है वो कंप्लीट नहीं हो पाती है, तो उसके पास और भी ऑप्शन है, विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं। हर कंट्री में उनके उद्योगों को, उनके बिजनेस को, उनके इंडस्ट्रीज को डेवलपमेंट करने के लिए इस तरह की विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं होती हैं, क्योंकि कोई भी राष्ट्र तभी विकसित होता है जब उसके उद्योग धंधे पर्याप्त मात्रा में विकसित होते हैं। जब कभी उद्योग विकसित होते हैं, एक इंडस्ट्री खड़ी होती है, एक कंपनी खड़ी होती है, तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि एक कंपनी में बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में लोगों को रोजगार मिलता है। तो उन लोगों को, इतने बड़े लोगों के लिए जीविका का साधन होता है, उनका जो जीवन स्तर होता है वो ऊंचा उठता है। इसलिए सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए, या कहें कि बड़े बड़े उद्योगों की स्थापना करने के लिए इस प्रकार के संस्थानों का गठन करती है। हमारे देश में भी विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं, अदर स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। जो सबसे पहले है भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, ये भी उद्योगों को फाइनेंस करने का काम करती है, आईएफसी। इन सब के बारे में भी डिटेल में अलग से मैं एक वीडियो में आप देखेंगे, इन सारे वित्तीय संस्थानों के बारे में आपको डिटेल में मिल जाएगा। फिर है भारतीय औद्योगिक साख और विनियोग निगम, इसका भी आपने नाम सुना होगा, आईसीआईसीआई बैंक। ये भी देश की बहुत बड़ी मात्रा में उद्योगों की आवश्यकता को, उद्योगों की वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा करती है। और भारतीय राज्य वित्त निगम, भारतीय स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, जिसको इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, या इसको हम लोग आईडीबीआई बैंक के नाम से भी जानते हैं, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। ये जो है ये हमारे देश का सबसे बड़ा औद्योगिक बैंक है और ये देश के उद्योगों की जो वित्त की आवश्यकता है उसको सबसे बड़ी मात्रा में ये पूरा करने वाला बैंक है। इसके बाद नेक्स्ट है राज्य औद्योगिक विकास बैंक। ये भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की सहायक के रूप में ये कार्य करती है। भारतीय औद्योगिक विकास बैंक एक प्रकार से पूरे देश के में जितने उद्योग हैं सभी के लिए कार्य करती है। सभी पूरे देश में जो भी उद्योग हैं उन सबको वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। जबकि राज्य औद्योगिक विकास बैंक ये एक किसी राज्य के अंतर्गत जो उद्योग हैं उनके विकास के लिए वित्त उपलब्ध कराने का कार्य करती है। ये एसआईडीबीआई के नाम से जानी जाती है। औद्योगिक पुनर्निर्माण निगम, इंडस्ट्रियल रिकॉन्सिलिएशन कॉर्पोरेशन और भारतीय यूनिट ट्रस्ट, ये जो है ये प्रमुख विशिष्ट वित्तीय संस्थाएं हैं। इनके माध्यम से उद्योगों की वित्तीय आवश्यकता की पूर्ति होती है और ये सभी हमारे दीर्घकालीन वित्त यानी कि उद्योगों को लॉन्ग टर्म फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं। देखिए, लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बाद अब हम बात करेंगे शॉर्ट टर्म और मिडिल टर्म और शॉर्ट टर्म की। स्टूडेंट्स, दीर्घकालीन वित्त यानी कि लॉन्ग टर्म फाइनेंस के बाद अब हम लोग समझते हैं मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त के बारे में। यानी कि एक व्यवसायी मध्यकालीन और अल्पकालीन वित्त की व्यवस्था
कैसे करता है, या कोई कंपनी है उसे अल्पकालीन या मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता पड़ी। जैसा भी मैंने बताया है कि मध्यकालीन वित्त मतलब कि 1 वर्ष से अधिक और 10 वर्ष से कम अवधि के लिए। यहाँ पे अभी जैसे मैंने बताया कि दीर्घकालीन वित्त की व्यवस्था हम लोग अंश पत्रों के माध्यम से, समता अंश, पूर्वाधिकार अंश और ऋण पत्रों के माध्यम, बॉन्ड्स के माध्यम से हम लोग लॉन्ग टर्म फाइनेंस की व्यवस्था कर सकते हैं। उसी प्रकार से जो मध्यकालीन वित्त है इसे भी ऋण पत्रों के माध्यम से, डिवेंचर्स के माध्यम से, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर्स के माध्यम से, जो कि अभी मैंने एक्सप्लेन किया ये ऋण पत्र क्या होते हैं और पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं। नेक्स्ट इसी में मध्यकालीन वित्त जन निक्षेप के माध्यम से भी कंपनियां यानी कि पब्लिक डिपॉजिट्स के माध्यम से भी कंपनियां अपनी मध्यकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कर सकती हैं। ये मध्यकालीन वित्त होते क्या है, ये जन निक्षेप होते क्या है? जन निक्षेप क्या है? देखिए, जिससे के माध्यम से मध्यकालीन वित्त की पूर्ति होती है। जन निक्षेप उन्हीं कंपनियों को इसका लाभ मिलता है जिन कंपनियों की साख बहुत अच्छी होती है, यानी कि जिनकी गुडविल बहुत अच्छी होती है। ये इसके माध्यम से कंपनी जनता से डायरेक्ट डिपॉजिट भी ले सकती है, पब्लिक से, जनता से जमाएं भी स्वीकार कर सकती है, लेकिन इसका लाभ उन्हीं संस्थाओं को मिलता है, उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को, कंपनियों को इसका बेनिफिट मिलता है जिसकी गुडविल बहुत अच्छी हो, जिसकी पहले से ही आर्थिक स्थिति अच्छी हो, उन्हीं को मिलता है। ये जो जन निक्षेप है ये सुख का साथी होता है, ये अच्छे समय का साथी होता है, बुरे समय में ये काम नहीं आता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसी कंपनी में डिपॉजिट्स नहीं करना चाहता है जिसकी गुडविल अच्छी नहीं हो, जिसकी आर्थिक स्थिति खराब हो, उसमें हम आप कभी भी पैसे इन्वेस्ट करना नहीं चाहेंगे। तो ये जन निक्षेप पब्लिक डिपॉजिट्स क्या है ये आपको क्लियर हो गया। नेक्स्ट है कॉमर्शियल बैंक, इनको वाणिज्य बैंक कहिए, व्यापारिक बैंक कहिए। ये जो बैंक होते हैं ये मध्यकालीन यानी मीडियम टर्म फाइनेंस और शॉर्ट टर्म फाइनेंस, ये दोनों में काम आते हैं। ये व्यवसायियों को, कंपनियों को मध्यकालीन और अल्पकालीन दोनों प्रकार के वित्त की जो उनकी आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं। कैसे करते हैं? अल्पकालीन में देख लिए, मध्यकालीन में तो इनको ये जो व्यापारिक बैंक होते हैं, वाणिज्य बैंक होते हैं, ये व्यवसाय को, उद्योग धंधों के लिए उनको मध्यकालीन ऋण उपलब्ध करा के उनकी सहायता करते हैं। और अल्पकालीन वित्त की आवश्यकता की पूर्ति कैसे करते हैं? अधिविकर्ष यानी कि ओवरड्राफ्ट के माध्यम से, यानी ऐसे व्यवसायी जिनकी साख बहुत अच्छी होती है उनको उनके खाते में, उनके अकाउंट्स में जितनी जमाएं होती हैं उससे अधिक धन निकालने का अधिकार बैंक की ओर से उनके अच्छे व्यापारिक ग्राहकों को दिया जाता है, जिनके चालू खाते होते हैं, करंट अकाउंट्स होते हैं, ऐसे लोगों को, उसी को अधिविकर्ष कहते हैं। नगद साख, कैश क्रेडिट की भी सुविधाएं देती है बैंक अपने व्यापारिक, जो उनके व्यापारिक ग्राहक हैं, औद्योगिक कस्टमर्स हैं, उनको देती है। नेक्स्ट है अल्पकालीन ऋण, शॉर्ट टर्म लोन, यानी कि 1 वर्ष की अवधि के लिए ऋण। और प्राप्त बिलों को भुनाना, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीबल, जो बिल रिसीबल होते हैं, प्राप्य बिल होते हैं, कभी कभी जो व्यवसायी होता है वो अपने बिलों को भुना कर भी बैंक में जाके अपने जो उनके बिल है, जैसे किसी बिल का पेमेंट उनको 3 मंथ्स के बाद मिलना है, 2 मंथ्स के बाद मिलना है, और अगर सपोज उनका 1 लाख का बिल है और 3 महीने के बाद उनको पैसा मिलना है, लेकिन उन्हें अभी पैसे की जरूरत है, जो जिसको उन्होंने, जिस पार्टी को उन्होंने माल बेचा है वो 3 महीने का उसने टाइम लिया, 3 महीने के बाद उसने बिल रिसीबल दिया है कि उसके बाद वो पेमेंट करेगा, लेकिन हमें अभी पैसे की जरूरत है, चाहे वो 1 लाख का हो, 10 लाख का हो। तो ऐसे में ये व्यवसायी क्या करते हैं, बैंक के पास जाते हैं और कुछ डिस्काउंट के साथ उन बिलों को भुना लेते हैं, उसे कहते हैं प्राप्य बिलों को भुनाना। ये भी व्यापारिक बैंक अपने अच्छे व्यवसायी उद्योगपतियों को ये सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। फिर है अल्पकालीन में, व्यापारिक बैंक तो दोनों में ही है बताया, मध्यकालीन के लिए भी और अल्पकालीन में, दोनों में ये काम आता है। नेक्स्ट है व्यापारिक साख, ट्रेड क्रेडिट। ये क्या होता है ट्रेड क्रेडिट, व्यापारिक साख? ये विक्रेता के द्वारा उसके क्रेता ग्राहक को, उसके जो क्रेता है उनको अर्धनिर्मित माल
निर्मित माल, रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस मटेरियल्स, या फुल्ली रेडी जो उनकी विक्रय के लिए तैयार माल जो है, उस प्रकार के माल की बिक्री वो इस उधार बिक्री इस तरह से करता है। अगर उसकी क्रेता ग्राहक की क्रेडिट अच्छी है, वो पहले से समय से पेमेंट करता रहा है, और इन केस उसके पास पैसे नहीं है, तो उसे अल्पकाल के लिए, ये लगभग 30 से 35 दिनों के अवधि के लिए होता है, विक्रेता के द्वारा उसके क्रेता ग्राहक को उधार बिक्री दिया जाता है। और जैसे ही उसका माल बिक जाएगा, वो अपने विक्रेता ग्राहक को उसका पेमेंट कर देगा। ये जो व्यापारिक साख है, ये भी उन्हीं ग्राहकों को, उन्हीं व्यापारिक ग्राहकों को उपलब्ध हो पाती है जो कि जिनकी साख अच्छी होती है, जिनके माल शीघ्रता से बिक जाते हैं, उन्हीं लोगों को ये सुविधाएं मिल पाती हैं। इसके अलावा अंतः कंपनी जमा, ये एक कंपनी के द्वारा दूसरी कंपनी को अल्पकालीन वित्तीय सहायता के रूप में होती है, जो 3 महीने के लिए जमाएं हो सकती हैं, 6 महीने के लिए, या उनकी मांग पे, उनकी आवश्यकता अनुसार ये इस प्रकार से की जाती हैं। इसके अलावा भी स्टूडेंट्स, ये तो टॉपिक वाइज मैंने बता दिया, मध्यकालीन में, दीर्घकालीन, मध्यकालीन, अल्पकालीन, ये तीनों प्रकार के मैंने जो वित्त हैं उनको एक्सप्लेन किया। इसके अलावा भी और भी कई प्रकार से जो उद्योगपति हैं, व्यवसायी हैं, वो वित्त उपलब्ध करा सकते हैं। आज सरकार भी, केंद्र सरकार भी बहुत सारे उद्योगों को विभिन्न प्रकार से वित्तीय सहायता दे रही है। इसके अलावा वो लीज पे भी ले सकते हैं, और भी बहुत सारे संस्थाएं हैं, लेकिन ये जिनका हमने वर्णन किया, ये प्रमुख स्रोत है जिनके माध्यम से उद्योगों को वित्त उपलब्ध हो पाता है। आई थिंक स्टूडेंट्स, ये जो मैंने अभी आपको बताया औद्योगिक वित्त का टॉपिक, ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको शेयर करिए, ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो इस वीडियो में इतना ही, और इसके आगे का टॉपिक लेकर अगले वीडियो में मिलते हैं। ओके, बाय।